A very good morning, my dear student. My dear student, today we are starting a new chapter in accountancy, class 11, adjustment in preparation of financial statement. Yes, my dear student, as you know, that already we have completed the chapter. That name was financial statement of sole proprietorship. लेकिन आज उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं, इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, but if the adjustment has come, then how to solve the adjustment? First of all, my dear student, we have to understand what's the meaning of the adjustment. Adjustment का मतलब है something is mistake, कुछ ना कुछ गलती है, and now we have to adjust. अब उसे हमें सही करना पड़ेगा, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा. लेकिन गलती कहाँ पर हो सकती है माय डियर स्टूडेंट? अगर अकाउंटेंसी की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल एंट्री बनती है, जनरल एंट्री से लेज़र बनते हैं, लेज़र से ट्रायल बैलेंस, और उस ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है. एंड माय डियर स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है मे बी कि कोई डीलिंग छुट जाए जिसकी जनरल एंट्री ना बने. अगर जनरल एंट्री नहीं बनी तो वो लेज़र्स भी नहीं आया, लेज़र्स भी नहीं आया तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, और ट्रायल बैलेंस में नहीं आया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है. लेकिन अगर एट एंड ऑफ द ईयर ये बात आइडेंटिफाइड होती है कि ये चीज़ नहीं है, तो उसको उसी समय एडजस्ट करना पड़ेगा. एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं कि अब उसकी जनरल एंट्री बनाएंगे. अगर हम जनरल एंट्री बनाएंगे उसकी, तो डेफिनेटली लेज़र को चेंज करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस चेंज करना पड़ेगा, तो सब कुछ गलत होता चला जाएगा. इसलिए नाउ वी हैव टू एडजस्ट डायरेक्टली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब हम डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे. एंड यू नो वेरी वेल अबाउट डेट अकाउंटेंसी चलती है डबल एंट्री सिस्टम से. कभी भी कोई डीलिंग और ट्रांजेक्शन्स होती है तो उसके इफेक्ट दो जगह होते हैं, एक चीज़ को डेबिट और एक चीज़ को क्रेडिट किया जाता है. अब नहीं कर पाए हम उसे डेबिट और क्रेडिट, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. अब हम डायरेक्टली एडजस्ट करेंगे तो दो जगह इफेक्ट डालेंगे. अब कैसे डालेंगे उसको हम यहाँ पर सीखते हैं माय डियर स्टूडेंट. दीज आर द एडजस्टमेंट. ये कुछ एडजस्टमेंट है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. एंड माय डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल अबाउट इट दैट क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट आपकी लास्ट चैप्टर से चल रही है. दिस अ फर्स्ट एडजस्टमेंट माय डियर स्टूडेंट. दिस एंट्रीज एडजस्टमेंट एंट्री, इसको हमें नहीं सीखना है. हमें सीखना है कि अगर कोई एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टमेंट, तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीटमेंट क्या होगा, या फिर पी&एल अकाउंट में ट्रीटमेंट क्या होगा, या फिर बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या होगा. मतलब कहाँ जाएगी ये, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट या बैलेंस शीट में. इन तीन बातों को हमें सीखना है. एंड माय डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में आता है, जैसे आपने फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट जो चैप्टर कंप्लीट हुआ उसमें देखा कि क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में पड़ा होता है, ट्रायल बैलेंस से अलग. आप क्या करते थे, एक तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा है इसे, और एक आपने एसेट साइड में लिखा है इसे. एसेट साइड में क्यों लिखा, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट एसेट्स होती है ये, क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट. एंड क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, ट्रेडिंग की लर्न कर लिया आपने, लेकिन पता नहीं आपने क्यों लिखा. लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली एडजस्टमेंट क्यों है एंड व्हाई इट इज कमिंग फ्रॉम द लास्ट चैप्टर से क्यों आ रही है. क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि सामान बचा रह गया. अगर सपोज साल के एंड में आपके पास 5,000 का सामान बचा रह गया और आप कहते हैं ये भाई सामान बचा रह गया, तो अगर सामान बचा रह गया दिस अ क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक जो सामान बचा हुआ है, दिस इज नॉट एनी डीलिंग एंड ट्रांजेक्शन्स. और जब भी वो अगर कोई डीलिंग और ट्रांजेक्शन्स नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं बन सकती. जैसे अगर आप कहते हैं कि भाई आपके घर में टीवी है, आपने कहा टीवी यहाँ रखा हुआ है, तो कोई डीलिंग नहीं है. टीवी खरीदा, टीवी बेचा, टीवी चोरी हो गया, या टीवी में आग लग गई, तो ये सब डीलिंग है, इनकी एंट्री बना सकते हो. लेकिन आप कह रहे हो टीवी रखा हुआ है, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी. इसी तरह हम कह रहे हैं बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा रह गया, इसकी कोई एंट्री नहीं है. और जब इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी तो ये लेज़र में नहीं आएगा, लेज़र में नहीं आएगा तो ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा, तो इसी वजह से ये फाइनल अकाउंट में नहीं पहुंच पाया. बट क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसलिए वो कह रहा भाई मुझे भी तो एडजस्ट करो, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है, एसेट में रख दिए. लेकिन अब इसे क्रेडिट साइड में क्यों रख रहे हैं, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, जब हमने सामान खरीदा था तो हमने कहा था परचेज, और परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट की टू साइड में रखा था, डेबिट साइड में, और वो हमारा नुकसान था. अब हम कहते हैं जो बचा हुआ सामान है वो हमारा नुकसान नहीं है, उस नुकसान को माइनस करने के लिए हम इसे क्रेडिट साइड में रख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ताकि हमारे नुकसान कम हो जाए. और बाद में नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट की टू साइड में आके डेबिट होके दोबारा से एक्सपेंसेस में आ जाएगा. तो इसीलिए इसको हम ऐसा करेंगे.
माय डियर स्टूडेंट, सेकंड एडजस्टमेंट आ सकती है अलग से लिखी हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि विच एक्सपेंसेस आर ड्यू बट नॉट पेड आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो नहीं दिए और देने बाकी हैं। तो इसका मतलब अगर नहीं दिए देने बाकी है तो आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये लायबिलिटी साइड में शो होना चाहिए। लायबिलिटी साइड में जिसको जाके आपको लिखना पड़ेगा, शो इन द लायबिलिटी साइड। और एक आपको प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। या तो ऐड करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में किसी खर्चे में जाके, जिस खर्चे की वो बात कर रहे हैं, तो ऐड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, या फिर पी&एल अकाउंट में जाके ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों में से हम देखना पड़ेगा ऐड किस में करना है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, अगर ये कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का नाम नहीं बताया इन्होंने। मे बी एक्सपेंसेस का नाम हो सकता है वेजेस। तो वेजेस इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वेजेस में जाके प्लस करेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर हम कहते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो पी&एल अकाउंट में जाके प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज सैलरी इज़ अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जहाँ पर भी आप ऐड कर रहे हैं कर लीजिए, लेकिन इसके बाद जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हमारी लायबिलिटी साइड में शो जरूर होगी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक चीज़ बात को सीखना कि हम ऐड क्यों कर रहे हैं एक्सपेंसेस में जाके। वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट हो सकता है, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है पी&एल अकाउंट में जाएगा। लेकिन प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि हमें करंट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का लॉस कैलकुलेट करना, निकालना है। माय डियर स्टूडेंट, हमें करंट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का लॉस कैलकुलेट करना है। अब करंट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का लॉस ऐसे कैलकुलेट होगा कि आप करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंसेस लिखिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो नहीं दिया देना बाकी वो करंट ईयर का है, इसलिए हम उसे ऐड कर रहे हैं। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, अगर नहीं दिया देना बाकी है तब भी हम उसे ऐड करेंगे, बिकॉज वो करंट ईयर की अमाउंट है। सपोज हम आपसे कहते हैं कि हमने वेजेस के 5,000 रुपये दे दिए, तो ठीक है, ये खर्चा है हमारा है, एंड प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये इस साल के अभी देने बाकी है, तो ठीक है हम उसे प्लस कर दें। टोटल खर्चा इस साल का हमारा 7,000 का हो गया। माय डियर स्टूडेंट, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 2,000 नेक्स्ट ईयर भी देंगे तब भी वो खर्चा इसी साल का रहेगा। तो इसलिए हमें इसी साल उसे प्लस करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज दिस अ करंट ईयर अमाउंट। दैट्स वाई दिस अ रीज़न। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ अ, थर्ड पॉइंट इज़ अ प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस हम कह सकते हैं इसे। प्रीपेड का मतलब विच एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। एडवांस में पेड कर देना। तो माय डियर स्टूडेंट, एडवांस में पेड करा है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा आपने इस साल दे दिया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं, आपको इसी साल के खर्चे रखने हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं माइनस फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, या फिर माइनस फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस पी&एल अकाउंट से भी माइनस कर सकते हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि भैया अगर नेक्स्ट ईयर का आपने खर्चा इस साल दे दिया, सपोज आपने वेजेस को प्रीपेड कर दिया है, वेजेस आपने दिए 7,000 रुपये, और 7,000 में से आपने कहा 2,000 रुपये प्रीपेड है, तो 2,000 रुपये हटाइए। करंट ईयर की कितनी आती है? करंट ईयर की 5,000 रुपये आते हैं, हमें 5,000 को फॉलो करना है। और अगर वो सैलरी की बात करते हैं तो यही काम सैलरी में करना है, वो पी&एल अकाउंट में आके करना पड़ेगा। तो माइनस फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। और अगर एक बार हमने माइनस कर दिया प्रीपेड को, तो हमें कहाँ जाना है? वी विल शो इन द एसेट साइड माय डियर स्टूडेंट। एसेट साइड में जाके हमें शो करना है। एसेट साइड में जाके शो क्यों करना है? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, आपने एक बार ये कह तो दिया है कि ये एक्सपेंसेस नहीं है, और आपने इसे माइनस करके दिखा दिया है कि वी आर डिडक्टिंग, कि हम माइनस करते हैं, कि हम इसे एक्सपेंसिव ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, मत करिए। लेकिन क्या ये पैसा वापस आ सकता है जो आपने एडवांस में पेड कर दिया है? नहीं। इसका मतलब जिसके पास ये पैसा आपके पास पड़ा हुआ है वो आपकी एसेट है, कि आपका पैसा उधर है, तो आप उसे एसेट साइड में शो करेंगे। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है विच इनकम आर अर्न बट नॉट रिसीव्ड, जो हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं है, तो है तो इसी साल की, इसीलिए हम उसे ऐड करेंगे, ऐड इन द पर्टिकुलर इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में कोई इनकम आती ही नहीं है, केवल क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स आता है, बाकी सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। इसलिए ऐड इन पर्टिकुलर इनकम एंड शो इन द एसेट साइड, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, हमारी जो एक्रूड इनकम है, जो कमा ली लेकिन मिली नहीं, वो हमारी एसेट होती। मिल जाती तो कैश होता, और कैश हमारी एसेट होती। नहीं मिली है तो वो हमारी एसेट साइड में
आएगी। और इसी तरह माय डियर स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर एडवांस में मिला है हमने कोई इनकम तो वो हमारी इनकम नहीं है इस साल की, मिल तो गई है हमें बट दिस इज नॉट फॉर द करंट ईयर, इसलिए डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम। इनकम में से माइनस कर दो P&L अकाउंट में जाके एंड शो द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में शो क्यों करनी है? बिकॉज आपको वापस तो नहीं करना, पैसा आपकी जेब में आ गया एडवांस में, तो इट इज़ योर लायबिलिटी, दिस इज योर लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे संभाल के रखिए। और इनकम में से माइनस करिए, इनकम नहीं है इस साल की, नेक्स्ट ईयर की इनकम है, नेक्स्ट ईयर शो करेंगे, अपने पास रखिए संभाल के, और लायबिलिटी बना के, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के, जिम्मेदारी बना के। तो इस तरह से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, हमें समझना पड़ेगा इस चैप्टर को। So I hope you understood, my dear student. Thank you so much and God bless you.